एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल होती है, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है। ना तो उसका कोई भाई होता है, ना उसकी बहन होती है। फिर जो उसकी माँ होती है, हर रक्षाबंधन पर उसकी मौसी की लड़की को अपने पास बुला लिया करती, या ये लड़का अपनी मौसी की लड़की के घर चला जाया करता, उससे राखी बंधवाया करता। धीरे धीरे ऐसे ही कई सालों का समय बीतता रहता है और एक रक्षाबंधन जब आता है, उस पर भाई अपनी बहन को एक मोबाइल गिफ्ट देता है। और मोबाइल गिफ्ट देने के कुछ ही दिनों बाद होता है यहाँ पर इतना बड़ा कांड कि इन दोनों की बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत हो जाती है। भाई बहन दोनों के दोनों ही मर जाते हैं। और जब ये मामला आसपास के लोगों के पास आता है और जब इस मामले का खुलासा होता है, तो इतना चौंकाने वाला खुलासा होता है कि हर कोई व्यक्ति अपने कानों पर यकीन ही नहीं कर पाता कि ये मामला ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, पूरा मामला जानने के लिए वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बस्ती, और इसी के थाना कोतवाली के अंतर्गत एक बड़े वन इलाका आता है। 10 मार्च 2018 की ये हकीकत की घटना है, जब एक फ्लाईओवर के नीचे एक डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी को देखकर लोग बाग बहुत ही तेज चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। आनन फानन में ही उनमें से एक व्यक्ति पुलिस को खबर कर देता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। जब डेड बॉडी को उठाकर देखती है, तो लगता है कि शायद इसको किसी ने यहां पर मार कर डाला हुआ है, क्योंकि इसके चेहरे पर, इसके शरीर पर कोई भी ऐसा निशान नहीं था जिससे ऐसा लग सके कि इसके साथ में एक्सीडेंट हुआ है। जब पुलिस पूरी जानकारी से उसे इधर उधर से हिला डुला कर देखती है, तो पता चलता है कि सर में पीछे की तरफ एक बहुत ही गहरा जख्म है, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। उसके बाद डेड बॉडी को उठाती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो पुलिस इसके कपड़ों की तलाश करती है, तो कपड़ों के अंदर से एक आधार कार्ड मिलता है, जो आधार कार्ड इसी का होता है। उस पर इसका नाम विवेक चौहान लिखा होता है, उम्र 22 साल लिखी होती है। पिता का नाम गोविंद चौहान, जो गोरखपुर के बरगढ़वा गांव का रहने वाला होता है। अब पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगती है। जैसे ही कुछ समय और बीतता है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम विजयपाल चौहान होता है, जो मोरा घाट गांव का रहने वाला होता है, वो आकर पुलिस से कहने लगता है कि साहब, कल रात से मेरी बेटी गायब हो चुकी है, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। उसके बाद पुलिस विजयपाल की कंप्लेंट लेती है और उसके बाद इस लड़की की जांच पड़ताल में लग जाती है। थोड़ी देर बाद ही पुलिस के पास फोन आता है कि गांव के खेतों में ही एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब उस डेड बॉडी को जाकर देखा जाता है, तो डेड बॉडी किसी और की नहीं, डेड बॉडी किरण की होती है, जिसकी उम्र 20 साल होती है, जो विजयपाल चौहान की लड़की होती है। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। उसके बाद इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर जो पिता होता है, उससे पूछताछ करने लगती है कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है, या तुम्हारी बेटी को किसने मारा, तुम्हें किसी के बारे में कुछ पता हो तो वो हमें बताएं। लेकिन यहाँ पर पिता कुछ भी नहीं बताता। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है। उसके बाद पुलिस सबसे पहला जो काम करती है, इस लड़की किरण की मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकालती है। तो उससे साफ पता चलता है कि पिछली रात, यानी कि 9 मार्च 2018 की रात को करीब 10 बजे एक लड़के के साथ इसकी बातचीत हुई है, और बातचीत भी काफ़ी टाइम तक हुई है। उस लड़के की जब डिटेल खंगाली जाती है, तो पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं, विवेक चौहान है, जो यहाँ पर मृत अवस्था में इससे पहले मिला हुआ है। उसके बाद पुलिस का भी दिमाग घूम जाता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों कहानियों का एक ही कनेक्शन है। उसके बाद जो पिता होता है विजयपाल, उसके जो इंटरनल जांच पड़ताल होती है उसे भी की जाती है। विजयपाल विवेक चौहान का मौसा होता है। उसका शक होता है, वो विजयपाल के ऊपर जानने लगता है, और विजयपाल को अपने पास बुलाकर उससे पुलिस जब पूछताछ करती है, तो विजयपाल कहता है कि मैं किसी विवेक चौहान को नहीं जानता, जबकि पुलिस पहले ही पता कर चुकी होती है विवेक चौहान इसके साडू का लड़का है। यहाँ पर विजयपाल क्यों मना कर रहा है, उसके बाद पुलिस का शक विजयपाल के ऊपर जाने लगता है, और विजयपाल से पुलिस कहती है कि आप या तो राजी राजी अपना जुर्म कबूल कर लो, नहीं तो हमें हमारा
तरीका भी आता है, हम अपने तरीके से तुम्हें तुम्हारा जुर्म कबूल करवा लेंगे, तुमने ही इनके साथ में कुछ ऐसा किया है। उसके बाद विजयपाल को जब डर दिखता है तो विजयपाल टूटता है और एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। विजयपाल बताता है कि साहब, मेरे 2 बेटे और एक बेटी है। जो बेटी है जिसका नाम किरण, 20 साल उम्र, और इसका जो मौसी का लड़का है विवेक चौहान, इसकी जो मम्मी है सुमन देवी, वो मेरी पत्नी से आकर यही कहती है कि हमारा कोई बेटी नहीं है, हमारे बेटे को राखी बांधने के लिए अपनी बेटी किरण को भेज दिया करो। हर बार ये इसी तरह से राखी बांधने के लिए जाया करती है, या कई बार ये लड़का हमारे घर पर आ जाता है, वहीं पर राखी बंधवाया करता है। आज से जो पिछली वाली राखी गई है उस पर ये लड़का हमारे घर पर आता है और घर पर आने के बाद लड़की से राखी बंधवाता है और गिफ्ट में उसे एक मोबाइल फोन दे देता है। मोबाइल फोन के जरिए इन दोनों की बातचीत इस कदर आगे बढ़ने लगती है, ये दोनों एक दूसरे के प्यार प्रसंग में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं और मन ही मन एक दूसरे के साथ ये शादी करने का भी फैसला ले लेते हैं। इस सब के बारे में जब घर वालों को पता चलता है तो घर वाले बहुत ज्यादा क्रोध में होते हैं, अपनी बेटी को समझाने का यत्न करते हैं और उस लड़के को भी समझाने का यत्न करते हैं, लेकिन ये मानते ही नहीं। इस लड़के के पिता गोविंद को भी बताया जाता है, लेकिन वो भी इसमें कुछ नहीं कर पाता। ये दोनों लड़का और लड़की एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ रहना ही चाहते हैं, एक दूसरे के बगैर ये बिल्कुल नहीं रहना चाहते। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है और 9 मार्च को ये लड़का विवेक चौहान इनके गांव में आ जाता है इस लड़की से मिलने के लिए, लेकिन घर वाले उसे घर से दिन में ही वापस भगा देते हैं। उसके बाद ये लड़का घर से तो चला जाता है लेकिन गांव से नहीं जाता। रात को करीब 10 बजे के करीब इस लड़की के पास ये फोन करता है और इससे कहता है कि मुझसे मिलने के लिए खेतों में आ जाओ। जब ये लड़की फोन पर बात करते हुए अपने घर से बाहर निकलती है तो इस विजयपाल के लड़के, जिसका नाम होता है शंभू, उसे पता चल जाता है और शंभू अपने पिता को बताता है कि इस तरह से हमारी बहन उस लड़के से मिलने के लिए खेतों में जा चुकी है। इसके बाद विजयपाल को बहुत ज्यादा क्रोध आता है। विजयपाल और उसका बड़े वाला लड़का शंभू और इसका एक भाई होता है जनार्दन, ये तीनों के तीनों उसको ढूंढने के लिए खेतों की तरफ चल देते हैं। और जैसे ही खेतों पर जाकर देखते हैं, जो इनकी बेटी होती है किरण और जो लड़का होता है विवेक चौहान, वो एक ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं जिसे देखकर इनका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। इधर जो विजयपाल होता है वहीं पर पड़ी हुई एक ईंट उठाता है और इस विवेक चौहान के सर में दे मारता है। इसके सर पर इतनी गहरी चोट लगती है जिसकी वजह से वहीं पर विवेक चौहान मर जाता है। उसके बाद वो लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि इस जुर्म के बारे में मैं पुलिस को बताऊंगी कि तुमने मेरे प्रेमी को मार डाला है। उसके बाद पिता अपनी बेटी के सर पर भी ईंट से वार करता है और बेटी भी वहीं पर लहूलुहान होकर जमीन पर गिर जाती है। उसकी भी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अब ये तीनों घबराने लगते हैं कि यहाँ पर तो 2 मौत हो चुकी हैं, अब करें तो क्या करें। उसके बाद जो विजय चौहान की डेड बॉडी होती है उसे उठाते हैं और पुल के नीचे जाकर एक साइड में रख कर आ जाते हैं कि लोगों को लगेगा कि इसका शायद एक्सीडेंट हुआ है। और खुद पिता नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। दोस्तों, जब पुलिस ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस इस मामले को सुनकर एक बार के लिए दंग रह जाती है। पुलिस सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार बहन भाई के रिश्ते को तो इन्होंने तार तार किया था, लेकिन यहाँ पर ये पिता कितना गलत कदम उठा लेता है जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो जाती है। अब ये तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाता है और इन तीनों लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक भाई बहन जो एक पवित्र रिश्ते में थे, एक राखी के बंधन में दोनों बंधा करते थे, उस राखी के बंधन को इस तरह से अपवित्र कर देते हैं। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंधों में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। और जब घर वालों को इस सब के बारे में पता चलता है तो होता है यहाँ पर इतना बड़ा कांड। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,